हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है निर्मला ने, सी ऑप्शन है किशोर ने, डी ऑप्शन है निर्मला के रिश्तेदार ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? तो निर्मला के रिश्तेदारों ने लगाया था। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था? तो 11 रुपए का चोरी का आरोप लगा था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है, 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ये जो संख्या दिया है इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसका माध्यिका कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है इसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा और जो संख्या बीच में आएगा वही उसका माध्यिका हो जाएगा। तो आइए इसे सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटा लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है तो यहां पे लिख देंगे 1। और 1 से बड़ी संख्या क्या है? 2 है तो यहां पे लिख देंगे 2। और 2 से बड़ी संख्या क्या है? तो यहां पे 4 है तो यहां पे लिख देंगे 4। और 4 से बड़ी संख्या कौन है? 5 है तो यहां पे लिख देंगे 5। और 5 से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है तो यहां पे लिख देंगे 6। और 6 से बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है तो यहां पे लिख देंगे 7। और 7 से बड़ी संख्या कौन है? 9 है तो यहां पे लिख देंगे 9। ये हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। अब आपको बीच वाली संख्या ढूंढना है। जो बीच में होगा वही क्या होगा? माध्यिका होगा। तो इधर से 3 छोड़ दीजिए, इधर से 3 छोड़ दीजिए। बीच में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है तो 5 इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है? ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण से, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण से, सी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी के कारण से, सी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट के कारण से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है ईद, बी ऑप्शन है मुहर्रम, सी ऑप्शन है बकरीद, डी ऑप्शन है चहल्लुम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा? ए ऑप्शन है बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है रामदेव ने।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलीग्राम का नया नाम क्या है, तो पटना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण और दोष किससे निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है घर से, सी ऑप्शन है पढ़ने से, डी ऑप्शन है व्यवहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण और दोष किससे निर्धारित होता है, तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ए ऑप्शन है उच्च स्थान, बी ऑप्शन है निम्न स्थान, सी ऑप्शन है प्रथम स्थान, डी ऑप्शन है द्वितीय स्थान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि tan a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 tan a स्क्वायर a का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे tan a बराबर 1/2 दिया है, तो आपको निकालना है 1 - 2 tan a स्क्वायर a का मान। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को लिख देते हैं 1 - 2 tan a स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए tan a का मान कितना दिया है, तो 1/2 दिया है, तो tan a के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और गुणा tan a के जगह पे कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। लेकिन इसका स्क्वायर है तो हम भी इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 बचा और यहाँ से माइनस बचा और ऊपर में 1 बचा और बट्टा के नीचे में यहाँ पे 2 बचा। तो अब यहाँ पे देखिए ये बट्टा का घटाव हो गया। अब यहाँ पे आपको बट्टा का घटाव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था। ए ऑप्शन है भीम, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था, तो सूर्यपुत्र कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कर्ण के माता जी का नाम क्या था, तो कुंती था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 10.5, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 6.5, डी ऑप्शन है 7। 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ताजे दूध का पीएच मान 6.5 होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और शुद्ध जल का पीएच मान
साथ होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ए ऑप्शन है चित्रकूट पर्वत के, बी ऑप्शन है हिमालय पर्वत के, सी ऑप्शन है गोदावरी पर्वत के, डी ऑप्शन है पारसनाथ पर्वत के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है आतंकवाद, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत आपदा है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सुनामी ये प्राकृतिक आपदा होता है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा होता है और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा होता है, लेकिन जो आतंकवाद होता है ये मानवकृत आपदा होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है सोन नदी के, बी ऑप्शन है रोन नदी के, सी ऑप्शन है झेलम नदी के, डी ऑप्शन है माइसन नदी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है, तो अविन्यो रोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है अनिश्चित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान पर, बी ऑप्शन है रूस पर, सी ऑप्शन है चीन पर, डी ऑप्शन है अमेरिका पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया, तो जापान पर गिराया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस देश ने परमाणु बम गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण से, बी ऑप्शन है फ्लोरीन के कारण से, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम के कारण से, डी ऑप्शन है लौह अयस्क के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है YY, सी ऑप्शन है XY, डी ऑप्शन है YX। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिया था। ए ऑप्शन है नीति का,
बी ऑप्शन है धर्म का, सी ऑप्शन है अर्थ का, डी ऑप्शन है आत्म तत्व का। 22 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिया था, तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि 10, 12, 14 डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात करें। इस एपी का आपको 12वां पद ज्ञात करना है। तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो 12वां पद का फॉर्मूला होता है a + 11d। बस यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे d का मान रख देना है। तो a क्या होता है, प्रथम पद होता है, और d क्या होता है, सार्वअंतर होता है। तो a यहाँ पे देखिए प्रथम पद होता है, तो AP का प्रथम पद कितना है, 10 है, यानी a का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया। और d कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लिया जाता है। तो दूसरा पद कितना है, 12 है, इसमें से पहला पद हम घटा लेंगे, तो पहला पद कितना है, 10 है। जब 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारा a का मान 10 निकल गया और d का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। बस इसमें आपको रख देना है। तो यहाँ पे देखिए a का मान 10 है, तो यहाँ पे रख देंगे 10, प्लस है तो प्लस 11 है, तो 11 गुणे, और यहाँ पे देखिए d का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। अब आपको सबसे पहले गुणा करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 10 है तो 10, प्लस है तो प्लस, 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 10 में 22 जोड़ना है। 10 में 22 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी हमारा 12वां पद कितना निकलेगा, 32 निकलेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है कृष्ण राधा को, डी ऑप्शन है राम सीता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो कृष्ण राधा को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस की, बी ऑप्शन है अवतल लेंस की, सी ऑप्शन है समतल लेंस की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। ए ऑप्शन है मुंबई से पुणे, बी ऑप्शन है पुणे से अहमदाबाद, सी ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, डी ऑप्शन है हावड़ा से खड़गपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है डेंगू, डी ऑप्शन है मलेरिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पराबैंगनी किरणों को कौन छानता है, तो ओजोन परत छानता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन है कुलाम्ब, सी ऑप्शन है ओम मीटर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कुलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कुलाम्ब को सी से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की? ए ऑप्शन है भारत ने, बी ऑप्शन है नेपाल ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है जापान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा शुरू की। तो चीन ने सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा शुरू की, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होता है? ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है कोई हल नहीं, सी ऑप्शन है अनगिनत हल, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होता है। तो एक प्रतिच्छेदी आलेख का केवल एक हल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और समानांतर आलेख का कितना हल होता है? तो एक भी हल नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। और संपाती आलेख का कितना हल होता है? तो अनगिनत हल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एमीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्युत फ्यूज का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है सार्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो अपघटक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ए ऑप्शन है 3 लोग, बी ऑप्शन है 5 लोग, सी ऑप्शन है 4 लोग, डी ऑप्शन है 6 लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो जो 4 सच में आलसी थे वो नहीं भागे। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि पौनों का देश किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है फिनलैंड को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौनों का देश किसे कहा जाता है। तो पौनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है तंबाकू, डी ऑप्शन है गेहूं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ए ऑप्शन है 50 HZ, बी ऑप्शन है 60 HZ, सी ऑप्शन है 100 HZ, डी ऑप्शन है 80 HZ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो 50 HZ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हर्ट्ज जो होता है, इसे आपको याद रखना है। और हर्ट्ज को HZ से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है? ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर।
40 नंबर प्रश्न है कि 100x बराबर 50 हो तो 10 माइनस x बराबर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 100x बराबर यहाँ पे दिया है 50, तो बोल रहा है कि यहाँ पे 10 माइनस x क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। तो 100 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके भाग करेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 50/100 हो जाएगा। इसे कटा दीजिए, 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया 1/2 निकल गया। अब इस x का मान आपको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 10 है तो 10, माइनस है तो माइनस, और x के जगह पे कितना रख देंगे 1/2 रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये बट्टा का घटाव हो गया। अब यहाँ पे आपको बट्टा का घटाव बनाना है। 2 1 का लघुत्तम कितना होगा 2 होगा। 1 से 2 2 बार में कटेगा तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, और 2 से 2 1 बार में कट जाएगा तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा। 20 में से 1 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 19/2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है, ए ऑप्शन है निर्वात, बी ऑप्शन है वायु भरा रहता है, सी ऑप्शन है निष्क्रिय गैस भरा रहता है, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है, तो विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है एमीटर, डी ऑप्शन है मोटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। पेड़ पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 4 अल्फा प्लस 4 बीटा का मान आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो इसमें देखिए 4 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 4 को हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा अल्फा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे बचेगा हमारा बीटा। अब यहाँ पे देखिए ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये शून्यकों का योग होता है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा ए होता है। बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, यानी a का मान 1 निकल गया। और b का मान यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो x का मान यहाँ पे कितना, यहाँ पे सॉरी b का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। और यहाँ पे c का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया।
बस इसमें आपको रख देना है। यहाँ पे देखिए 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना निकला है 2 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे देखिए 2/1 का मतलब क्या हुआ 2 ही हुआ। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूटता है तो किसका चिन्ह आता है, गुणा का चिन्ह आता है, और उधर क्या है -2। अब इसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी -8 क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है मछली में, बी ऑप्शन है पेड़ पौधों में, सी ऑप्शन है मनुष्यों में, डी ऑप्शन है जानवरों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 मार्च को, बी ऑप्शन है 22 मार्च को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 23 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक परिमेय संख्या है। अगर किसी भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है तो वो संख्या अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसमें रूट रह जाएगा, और जब किसी संख्या में रूट रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 3 + √3 है, तो यहाँ पे देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन में √3 से √3 ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। ए ऑप्शन है कुरान का, बी ऑप्शन है गीता का, सी ऑप्शन है रामायण का, डी ऑप्शन है बाइबिल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। तो बाइबिल की छपाई की, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन है लाइसोसोम को, बी ऑप्शन है नेफ्रॉन को, सी ऑप्शन है वृक्क को, डी ऑप्शन है दिल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। तो लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है त्रिशूल, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र, डी ऑप्शन है तीर धनुष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। तो इंद्र का वज्र बना था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 50 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप लोग हमें बता दीजिए कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। सभी बच्चों का यहाँ पे हम कमेंट देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और जिन भी बच्चों का यहाँ पे 45 प्रश्न सही हुआ होगा, तो उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और आपको ऐसे ही परीक्षा के दिन तक आपको पढ़ना है, ताकि आपको काफी अच्छा नंबर मिले। और जिन भी बच्चों का यहाँ पे 30 से नीचे सही हुआ होगा, तो वो लोग थोड़ा सा और मेहनत करें, और उनको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। और यहाँ पे देखिए इस 50 प्रश्नों में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 50 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो
तो यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और फटाफट अपना स्कोर बता दीजिए कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।